We are doing chapter number 4, chemical bonding and molecular structure, and we have completed the Weisshapper theory as well as certain other concepts like formation of covalent bond, ionic bond, etc., etc. Today we are going to discuss the concept hybridization and its types. So hybridization, as I already told you, it is just the intermixing of atomic orbitals belonging to the same atom but having slightly different energies, so that the redistribution of energy takes place between them, which results in the formation of new orbitals of equal energies and identical shapes. And the new orbitals thus obtained are known as hybrid orbitals. In one line statement, you can say hybridization is simply the process of intermixing of orbitals having slightly different energies so as to redistribute their energies, and which results in the formation of a new set of orbitals of equivalent energies and shape that are known as hybrid orbitals. We have already studied about the silent features of hybridization, that is like number of hybrid orbital produced after intermixing of atomic orbital of slightly different energies are equal to the number of atomic orbitals that gets mixed. If two orbitals gets mixed, then two hybrid orbitals are obtained, and similarly so on. Secondly, hybridization never takes place in isolated atoms, but it occurs only at the time of bond formation. Means अगर आपका एटम इंडिपेंडेंटली पड़ा हुआ है, एक आइसोलेटेड है, तो वहां पे कोई किसी भी टाइप की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो टेक्स प्लेस नहीं करेगी, इंटरमिक्सिंग नहीं होगी उस केस में। मतलब कहने का मतलब ये है कि इंटरमिक्सिंग के लिए एटलीस्ट टू एटम्स का प्रेजेंट होना जरूरी है, और टू एटम्स का आपस में अप्रोच करना जरूरी है। जब वो अप्रोच करेंगे तब उनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में ओवरलैप करके न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो जनरेट करेंगे। जब तक एटम्स आइसोलेटेड फॉर्म में अलग अलग प्रेजेंट है, अलग अलग प्रेजेंट है वहां पे, ठीक है, दे आर नॉट अप्रोचिंग टू ईच अदर, टिल देन नो इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल टेक प्लेस। कहने का मतलब ये है कि इंटरमिक्सिंग के लिए दो एटम्स को आपस में अप्रोच करना पड़ेगा, एक दूसरे के करीब आना पड़ेगा, अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करवाना पड़ेगा, जिसकी वजह से वहां पे क्या होगा, इंटरमिक्सिंग टेक्स प्लेस करेगी। उस केस में ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस करेगी, जिसको हम नाम देते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है जी। इसके अलावा जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होते हैं, they form more stable bonds than the pure atomic orbitals. जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं they form stable bonds. और इंडायरेक्टली जैसे कि हमने डिस्कस किया ही है कि बेसिकली जो आपका बॉन्ड फॉर्मेशन है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन है, वो अकॉर्डिंग टू वेसहैपर थ्योरी कब टेक्स प्लेस करेगा, बॉन्ड कब बनेगा, जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, जब वो एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होंगे, उस दौरान बॉन्ड फॉर्मेशन जो है टेक्स प्लेस होगा। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो था, कैरेक्टरिस्टिक फीचर जिसको हम बोल सकते हैं, वो था कि जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, जो कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, ये टोटली डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी शो करता है। मींस जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, दे आर डायरेक्टेड इन स्पेस इन सम टाइप ऑफ डायरेक्शंस। जैसे मैं ऑलरेडी आप लोगों को एग्जांपल्स वगैरह देता रहता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं, जैसे ऑलरेडी आपको पहले भी एग्जांपल दी थी, रेसलर्स। जब दो रेसलर्स रेसलिंग कर रहे होते हैं तो वो इस तरह से एक दूसरे के इर्द गिर्द ओरिएंटेट करते हैं ताकि वो एक दूसरे के वीक पॉइंट के ऊपर अटैक कर सके और वहां से पॉइंट्स ले सके, पॉइंट्स गेन कर सके। सिमिलरली जितना ज्यादा दूसरे के उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अटैक करता है, उतने ज्यादा पॉइंट्स होते हैं और वो विनिंग टीम का मेंबर बन जाता है उसके साथ।
तो यहाँ पे वही है कि जब दो एटम आपस में अप्रोच कर रहे हैं, वहां पे वो सीधा ही अप्रोच नहीं कर लेते कि सीधी डायरेक्ट ओवरलैपिंग होगी आके, नो, वहां पे डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप करते हैं। जैसे हमने टाइप्स ऑफ ओवरलैप डिस्कस किया था पीछे, एस एस ओवरलैप, एस पी ओवरलैप, पी पी ओवरलैप, पॉजिटिव ओवरलैप, नेगेटिव ओवरलैप, जीरो ओवरलैप, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी अपने लास्ट लेक्चर्स में। तो वहां पे क्या है, एस एस ओवरलैप इफेक्टिव रहता है, एस पी ओवरलैप, लेकिन जब पी पी ओवरलैप की बात आती है तो वहां पे पी एक्स ओवरलैपिंग होगी, पी वाई ऑर्बिटल के ऊपर ओवरलैप करेगा, सिमिलरली पी जेड हमेशा पी जेड के ऊपर ओवरलैप करेगा। ऐसा नहीं है कि पी एक्स वाला पी वाई के साथ ओवरलैप कर रहा है, पी जेड वाला पी वाई के साथ ओवरलैप कर रहा है, या पी वाई जो है वो पी एक्स के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो वो डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं उस केस में। जैसे पी जेड ऑर्बिटल, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट ओवरलैपिंग ऑफ पी जेड ऑर्बिटल, दैट इट ओवरलैप ऑलमोस्ट ऑल द टाइम्स on the internuclear axis. पीजेड ऑर्बिटल हमेशा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर ओवरलैप करता है और वहां पे हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, हेड टू हेड, एसिड वाली नहीं, ये होती है साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है जी, दिस इज साइड वाइज एसिड, ये साइड वाइज है, हेड टू हेड मींस इस तरह से इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये वाली, दिस वन, तो ओवरलैपिंग जो होगी पीजेड ऑर्बिटल की, वो कहां पे होगी, यहां पे टेक्स प्लेस करेगी, यस, इस तरह से ये। तो मीन्स टू से कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, दे आर डायरेक्टेड इन स्पेस इन सब प्रेफर्ड डायरेक्शंस। ठीक है, और इसी वजह से, इस डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक की वजह से एक पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस करती है, मीन्स जो मॉलिक्यूल बनता है आपका, वो एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री को ऑप्ट करता है उसके। और यही कारण है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट्स रहते हैं। तो बेसिक कॉज क्या हुआ, डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इस तरह से आप इसको एक्सप्रेस करोगे, एक्सप्लेन करोगे। ठीक है जी, बाकी कंडीशंस के बारे में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था हम लोगों ने ऑलरेडी, प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग कंडीशंस के लिए कंडीशंस डिस्कस कर चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्बिटल्स, कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे बेटा, जो वैलेंस शेल में प्रेजेंट होंगे, दैट इज ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द एटम आर हाइब्रिडाइज्ड। इनर शेल ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ ओनली वैलेंस शेल ऑर्बिटल, जो आउटर मोस्ट शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं वो ही पार्टिसिपेट करेंगे इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल में, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। सेकंड कंडीशन क्या है, जो डेफिनेशन से पता चलती है। अब डेफिनेशन क्या थी, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज, मींस टू से जो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, उनकी जो एनर्जी है वो ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए। ठीक है जी, वेरी मच सिमिलर होनी चाहिए। अगर एनर्जी डिफरेंस भी है तो स्लाइटली डिफर होना चाहिए एनर्जी, जो है उन दोनों ऑर्बिटल की जो कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी स्लाइटली डिफर करनी चाहिए, ना कि लार्जली डिफर करनी चाहिए। समझ रहे हो, अगर लार्जली डिफर करेगी तो वहां पे ओवरलैपिंग जो होगी वो इनइफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। इनइफेक्टिव ओवरलैपिंग मींस that type of overlapping will not produce any type of hybrid orbital, that means to say covalent bond formation will not take place। और अगर आपको पता है अगर covalent bond नहीं बन रहा है तो मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा उस केस में। समझ रहे हो, इस तरह से हम लोग ये कंडीशंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, so this is about the hybridization conditions and characteristic properties. Now types of hybridization, यहां से आपको अब ये जो हमने अभी डिस्कस किया ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। कैसे बनता है, what do you mean by hybridization, या what is hybridization, give the characteristic features and conditions for hybridization। इस तरह से ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है। तो फीचर्स
आप लोग मिनिमम 3 to 4 देने हैं आप लोगों ने, इसी तरह से जो आपकी कंडीशंस है वो भी मिनिमम 3 to 4 देनी है। अगर 3 to 4 नहीं दे सकते तो मिनिमम से मिनिमम भी 2 फीचर्स एंड 2 कंडीशंस तो देनी है 2 मार्क्स के लिए, समझ रहे हो? इस तरह से आप लोग इसको करोगे। नाउ अब यही क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन इवन 5 मार्क्स में भी आ सकते हैं, पार्ट्स 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं। कैसे? आप पहले तो यही बन गया, व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन, गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड कंडीशंस। सेकंड में सेकंड स्टेटमेंट में जोड़ देंगे फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, आगे मॉलिक्यूल दे देंगे कोई, एंड डिपेंडिंग अपॉन हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है जी, इस तरह से ये 2 मार्क्स और जुड़ जाएंगे सेकंड क्वेश्चन में। तो इस तरह से 3, 4 और इवन 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन बन सकता है। नाउ टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें तो बेटा 3 जो टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट करते हैं वो करते हैं एस एंड पी ऑर्बिटल, आपस में जब कंबाइन करते हैं तो वहां से 3 बेसिक टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो है वो प्रोड्यूस होती है। 3 कौन कौन सी? sp, sp2 and sp3। When s and p orbitals overlap together, then 3 types of hybridization are obtained, known as sp hybridization, sp2 hybridization and sp3 hybridization। तो 3 हो गए ये बेसिक। इसके बाद the atoms which involve the participation of d orbitals, जिनमें पार्टिसिपेशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स रहती है, मतलब जहां पे डी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, उस केस में क्या होता है कि अगेन नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन बनती है sp3d, sp3d2, sp3d3 एंड एक स्पेशल बनती है इसमें sp2d। ये स्पेशल केस होता है dsp2 या sp2d। ये तो इस तरह से हम लोग इस चीज को डिस्कस करते हैं। So when sp and d orbitals participate in hybridization, these 4 types of hybridizations are obtained: sp3d, sp3d2, sp3d3 and एक स्पेशल बनती है sp2d या इसको बोलते हैं dsp2। तो टोटल आपकी ये 7 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस बेटा ऑब्टेन्ड होती है हमारे पास। कब? when orbitals, atomic orbitals, that is s, p and d orbitals of combining atoms combine with respect to each other or overlap with respect to each other or intermix with respect to each other। तो आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट 3 जो आपके पास है, that is sp, sp2 and sp3। तो सबसे पहले आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन। एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो चीज आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है इससे रिलेटेड वही एलैबोरेशन एनफ है आप लोगों की एक्सप्लेनेशन के लिए। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, 2 एटम a एंड b आपके कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है जी, a प्लस b हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली एक s और एक p ऑर्बिटल, only one s and one p orbital gets intermixed together to form the sp hybridization।
involves the mixing of one s and one p orbital resulting in the formation of two equivalent sp hybrid orbital बनते हैं। और जो suitable orbitals रहते हैं for sp hybridization वो कौन से होते हैं? s and p z, क्योंकि सबसे फेवरेबल इंटरमिक्सिंग जो रहती है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर रहती है। ठीक है जी, सबसे इफेक्टिव ओवरलैपिंग जिसको माना जाता है, इफेक्टिव इंटरमिक्सिंग माना जाता है, वो होती है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर। तो वो सबसे प्रेफरेबल जो sp हाइब्रिडाइजेशन के केस में रहती है वो रहती है अलोंग z एक्सिस, दैट इज s एंड p z ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप करते हैं आपस में। So if the hybrid orbitals are along the z axis हैं, तो each sp hybrid orbital has 50% s character and 50% p character। सिंपल सी बात है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके कंबाइन कर रहे हैं, वहां पे क्या होगा? 1s and 1p ऑर्बिटल आपका ओवरलैप कर रहा है। उस केस में 50% s character पार्टिसिपेट करेगा, 50% p character पार्टिसिपेट करेगा इन द कॉन्फॉर्मेशन। ठीक है जी, इस तरह से आप लोग इसको डिफाइन करो। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट आपके पास बनता है वो बनता है लीनियर। ठीक है, लीनियर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट जो है वो फॉर्मेशन होती है sp हाइब्रिडाइजेशन के केस में। बॉन्ड एंगल रहता है 180 डिग्री। क्लियर? ओवरलैप बॉन्ड है, इस तरह से आपकी ओवरलैपिंग इसको शो कर सकते हो इस तरह से। ये जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं वो इस तरह से बनता है। इसकी स्मॉल लूप इस तरफ, इसकी स्मॉल लूप इस तरफ, मतलब ये आपके दो ऑर्बिटल है, एक s, ठीक है जी, और एक p z ऑर्बिटल जो हम बात कर रहे हैं जिसकी, ये जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस होगी। ये s है और ये p ऑर्बिटल है, ये जब दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होगी इस तरह से इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर। एक इस तरह से इंक्रीज कर जाएगा लूप एक तरफ जहां पे ओवरलैपिंग हो रही है, और दूसरी तरफ से इस तरह से। तो ये लीनियर शेप बनती है। 180 बॉन्ड एंगल रहता है यहाँ पे, 180 डिग्री लीनियर ज्योमेट्री। ओके जी, होता क्या है? 2 sp हाइब्रिडल पॉइंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन along the z axis with projecting positive loops and very small negative loops। पॉजिटिव लूप्स बड़ी बन जाती हैं, जैसे आप अभी मैं बता रहा था, जैसे आपको इस तरह से ये पॉजिटिव लूप बड़ी बन गई और नेगेटिव लूप जो है वो छोटी सी बनेगी उसकी। ठीक है जी, मोर इफेक्टिव ओवरलैपिंग रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स। कौन कौन से मॉलिक्यूल जो यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन के विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड फॉर्म करते हैं? सबसे पहले BeCl2 मॉलिक्यूल, बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2, यहाँ पे 2s इलेक्ट्रॉन, ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये 2s2। 2p ऑर्बिटल जो है वो बेरिलियम का बैक एंड रहता है। तो जब अप्रोच करता है बेरिलियम एटम क्लोरीन एटम को, ठीक है, तो उस केस में इसकी ये जो एक इलेक्ट्रॉन है s सबशेल में से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाता है p में, ये एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है इसकी इस तरह से। ये बन गई एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस वन, दिस इज एक्साइटेड स्टेट। ठीक है जी, और ये कौन सी थी? ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे p ऑर्बिटल बैक एंड रहता है। अब दो क्लोरीन एटम्स अप्रोच करेंगे इन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को। मतलब क्लोरीन में क्या होता है? p5 कॉन्फ़िगरेशन रहती है, उसका p ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बेरिलियम के अनहाइब्रिडाइज्ड s और p ऑर्बिटल्स के साथ अप्रोच करेंगे और वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरह से। ये एक क्लोरीन यहाँ पे ओवरलैप कर जाएगा और एक क्लोरीन यहाँ पे ओवरलैप कर जाएगा इस तरह से। ये बन गया 1s इन्वॉल्व हो रही है और एक p इन्वॉल्व हो रहा है। तो सेंट्रल एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन इस केस में रही वो क्या रही? बेरिलियम की sp हाइब्रिडाइजेशन। इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है जी, इसी तरह से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये भी BeCl2 मॉलिक्यूल की डिस्क्रिप्शन दी हुई है। दिस इज s ऑर्बिटल, ये आपका p ऑर्बिटल, दोनों आपस में ओवरलैप हुए, 180 डिग्री अप्रोचिंग एंगल है। ठीक है जी, बॉन्ड एंगल बना और इस तरह से ये बॉन्ड फॉर्मेशन ऐसे हो जाती है।
और जब आप इसको नेट देखते हो तो उसी तरह से बनता है जैसे मैं आपको बता रहा था कि पॉजिटिव लूप्स बिगर हो जाती हैं और नेगेटिव लूप्स आपकी स्मॉलर रहती हैं उसके, तो ये लीनियर ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट बन जाता है, लीनियर BeCl2 मॉलिक्यूल। इसके साथ अदर एग्जांपल जो इसी केस में आती हैं sp में, sp हाइब्रिडाइजेशन में, और इसको डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी बोला जाता है, वो आप लिख सकते हो BeF2 मॉलिक्यूल, सेम इसी तरह से BeF2 मॉलिक्यूल, इसमें भी sp हाइब्रिडाइजेशन रहती है। इसके अलावा BeH2 मॉलिक्यूल, BeH2 इसमें भी यही रहती है, ठीक है जी। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केस में बात करें तो C2H2 मॉलिक्यूल, इथाइन जिसको बोलते हैं, इथाइन मॉलिक्यूल जो होता है। ये तीनों एग्जांपल्स हैं किसकी, sp हाइब्रिडाइजेशन की। क्लोराइड का केस डिस्कस किया था। इसी तरह से बोरॉन के वैलेंस शेल में आपके पास 2s2 2p3 कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी, सॉरी 2s2 2p1, 2s2 2p1 वैलेंस शेल की। तो जैसे ही 3 क्लोरीन एटम अप्रोच करते हैं बोरोन को, बोरोन अपने वन ऑफ द 2s इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देता है, ट्रांसफर कर देता है p सब शेल, और जैसे वो p सब शेल में जाता है वहां पे आप देख सकते हो 3 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है वो जनरेट हो गए, दीज वन, ये देख सकते हो आप 1 2 3 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जनरेट हो गए। क्यों 3 हुए, क्योंकि 3 क्लोरीन एटम वहां पे अप्रोच कर रहे हैं, और इसमें 3 ही कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 ही होंगे, क्योंकि उसके बाद तो आगे फिर एस वाला तो शिफ्ट करेगा ही नहीं आगे, वो तो फुली फिल्ड हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज काफी हाई रहता है, जिसकी वजह से ये वाले एस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ बैलेंस शेल पार्टिसिपेट करता है, जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसी के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इस तरह से 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ बोरॉन एटम gets excited to produce 3 unhybridized orbitals। 3 unhybridized orbitals जो है वो जनरेट कर देते हैं, और 3 कैसे, 1s and 2p, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड, ये जनरेट हो, और आपकी हाइब्रिडाइजेशन बन जाती है sp2, sp2, ये रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद। तो इस तरह से आप लोग, ये हम लोग डिस्कस करके आए हैं बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये sp, sp2, इसी तरह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है डिस्कस की थी। दिस वन sp2 में इस तरह से रहता है, ये देखिए एक s, एक आपके pz एंड pz ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप करते हैं, px कर जाएगा, एक pz कर जाएगा, ठीक है जी। आगे इसी तरह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 में हम लोग जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल जैसे मैंने बताया था CH4 की एग्जांपल आप कर सकते हो यहाँ, मीथेन की, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कार्बन के ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है, 2s2 2p2 रहती है वैलेंस शेल की, 2s2 2p2, ये आप देख सकते हो। जैसे ही हाइड्रोजन एटम्स अप्रोच करेंगे कार्बन को, कार्बन अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो 2s जो है उसको शिफ्ट कर देगा कहाँ पे, 2p में, और 4 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे बेटा, 4 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, कौन से, 1s and 3p, and hence 4 hydrogen atoms approach to carbon and intermixing of atomic orbitals of s and p। हाइड्रोजन के पास आपको पता है s ऑर्बिटल ही रहता है, तो s ऑर्बिटल हाइड्रोजन के अप्रोच करेंगे 4 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन को, 4 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन that's approached by the 4 hydrogen atoms in which s subshell is present। तो ss sp ये इंटरमिक्शन जो है वो टेक्स प्लेस होती है, और ये आपकी ऑर्बिटल पिक्चर बन जाती है इसकी, दिस वन sp3, तो एक s प्रोड्यूस हो जाएगा, 3 p प्रोड्यूस हो जाएंगे,
और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है वो ऑब्टेन हो जाएगी हमारे पास। इस तरह से बेटा आप इसको डिफाइन कर सकते हो sp3 हाइब्रिडाइजेशन को। ये जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। इसके बाद आता है नेक्स्ट 3 जो मैं बोल रहा था आपको, मतलब एस एंड पी के अलॉन्ग विद डी ऑर्बिटल जब पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर जाते हैं, और डी ऑर्बिटल किसके, जहाँ पे डी प्रेजेंट होंगे, और कहाँ पे होते हैं, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स में डी ब्लॉक जो डी ऑर्बिटल्स रहते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। बेशक मैक्सिमम केसेस में एम्प्टी रहते हैं लेकिन होते तो हैं। तो फिर जहाँ पे जो एटम पर्टिकुलर अपना बैलेंस डी को यूटिलाइज कर लेता है तो वहां पे अलॉन्ग विद एस एंड पी एक और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जनरेट हो जाता है जिसको बोलते हैं डी। और इस केस में आपको बताया था मैंने कि 3 जो रहती हैं, 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस पॉसिबल रहती हैं, मोस्ट प्रोबेबल जो रहती हैं। एक sp3d, एक sp3d2, एक sp3d3। ये 3 बेसिक रहती हैं मोस्ट। तो sp3d में क्या रहता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस की बेटा ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3s2 3p3, 3s2 3p3 ये रहती है बेटा। 3d जो है यहाँ पे एम्प्टी रहता है, ये आप देख सकते हो, ये वाला 3d है, ये वाला, ठीक है, ये 3p है, दिस इज 3s। अब आप देख सकते हो ग्राउंड स्टेट में ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब जैसे ही कोई पर्टिकुलर एटम फॉस्फोरस को अप्रोच करता है, अब देखो ध्यान से देखना कि p ऑर्बिटल तो ऑलरेडी अनहाइब्रिडाइज्ड प्रेजेंट है, हाफ ऑफ स्पिन में इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है p3 1 2 3। अब यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रॉन जंप करने से रहा क्योंकि ऑलरेडी पोजीशन ऑक्यूपाइड है। अब इसलिए फॉस्फोरस के अपने जो s सबशेल का इलेक्ट्रॉन होता है उसको ट्रांसफर करता है d में। जैसे एक्साइटेड, जैसे मतलब कोई फॉस्फोरस एटम को कोई अप्रोच करता है, कोई अदर स्पीशी अप्रोच करता है, जैसे मान लीजिए क्लोरीन वगैरह ही है या फ्लोरीन वगैरह, तो 5 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिनमें 1s रहता है, 3p रहते हैं और एक d का यूज होता है। इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन जो बन जाती है वो बनती है sp3d। और sp3d में आप टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो गए, 5, 1s 3p एंड 1d, टोटल 5 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे हैं, मतलब 5 कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। सिंपल सी बात है। तो जहां पे 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट रहते हैं उस केस में जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। या तो इस तरह से, या मैं जैसे मैंने आपको सिंपल बताई होती, 3 along the corners of a जो ट्रायंगल रहती है and 2, 1 above the plane and 1 below the plane। इस तरह से ये आपकी सिंपलेस्ट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट रहता है, किसके लिए, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री के लिए। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। ये थोड़ी इजी रहती है, बुक्स में जो दी हुई है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट सी रहती है ड्रॉ करने के लिए। अब मान लो यहाँ पे आपके पास PCl5 ले रहे हैं तो Cl5 क्लोरीन एटम 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 क्लोरीन एटम जो है वो बॉन्ड फॉर्म करेंगे किसके साथ, फॉस्फोरस के 1s 3p एंड 1d ऑर्बिटल के साथ इंटरमिक्सिंग होगी और वहां से आपके पास sp3d हाइब्रिडाइजेशन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। So in this way you can explain the sp3d hybridization. Similarly, other cases में चलते हैं, sp3d2। एक चीज मैं अगेन आपको रिपीट कर देता हूँ कि जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है वो वही है, सेम टू सेम जो आप सेपरेट थ्योरी में डिस्कस करके आए हो बेटा, ये याद रखना। जो ज्योमेट्री पॉसिबल ज्योमेट्री वहां पे डिस्कस की थी, रेगुलर एंड डिस्टॉर्टेड, मतलब इरेगुलर जब लोन पेयर वगैरह प्रेजेंट हो जाते हैं वो वही रहेंगी, बॉन्ड एंगल भी वही रहेंगे, ईच एंड एवरीथिंग, जस्ट यहाँ पे कंसेप्ट चेंज हुआ है, बॉन्ड फॉर्मेशन का कंसेप्ट चेंज हुआ है, दैट्स इट। ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट्स वही रहेंगी। तो
और अगर इनडायरेक्टली थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये पता चलेगा कि है यहाँ पे भी वही है इलेक्ट्रॉन पेयर्स, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर पार्टिसिपेट कितने हो रहे हैं, पेयर ही बन जाता है ना जब अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के बाद क्या बन गए, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हो गए एक तरह से। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास ये किसी का एक एस है, ये दूसरे एटम का एक एस है, तो जब आप ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से ओवरलैपिंग टेक प्लेस हो जाएगी और ये पेयर अप हो जाएंगे इस तरह से, ये पेयरिंग होगी यहाँ पे। तो बने तो इलेक्ट्रॉन पेयर ही ना, अल्टीमेटली तो इलेक्ट्रॉन पेयर ही बनने हैं जिनको बॉन्ड पेयर्स या लॉन पेयर्स बोलते हैं हम लोग। तो वो कंडीशंस वही नहीं, जैसे 5 बॉन्ड पेयर्स हैं तो 5 बॉन्ड पेयर के लिए जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट बनता है वो क्या बनता है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बनती है, वही यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन वही है। लेकिन यहाँ पे सेपर थ्योरी के अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर्स को एनालाइज नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे किया जा रहा है हाइब्रिडाइजेशन के वजह से। आपको जो पेपर में क्वेश्चन भी आएगा वो भी वहां पे बोलेंगे आपको कि विद रिस्पेक्ट टू हाइब्रिडाइजेशन या विद रिस्पेक्ट टू सेपर थ्योरी आपने किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है। अगर हाइब्रिडाइजेशन के विद रिस्पेक्ट टू होगा तो वो आपको बोल देंगे वहां पे कि प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल बाय प्रेडिक्टिंग द हाइब्रिडाइजेशन, मतलब हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करके आपने ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट करना है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास sp ऑर्बिटल है तो लीनियर ज्योमेट्री, अगर sp2 है, sp2 में कितने हो गए, 3 हो गए, 2 p के 1 s का 3 हो गए, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब 3 कोवलेंट बॉन्ड बन गया तो ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। इस तरह से sp3 में आपके पास 4 बन रहे हैं तो टेट्राहेड्रल आ जाएगी। sp3d में टोटल कितने बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल आ जाएगी। अगर बीच में मान लो कोई लोन पेयर वगैरह आ रहा है तो उस केस में वो डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री जो बनती है आपकी, जैसे आपके पास सीसा ज्योमेट्री बन गई या टी शेप बन गई या लीनियर, इस तरह से डिफरेंट ज्योमेट्री जो आप लोग सेपर थ्योरी में करके आए हो। तो sp3d में क्या होता है, pcl5 के केस की हम बात कर रहे हैं, तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री जो है वो ऑब्टेन्ड होती है। यहाँ पे फास्फोरस अपने कितने 5 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को यूटिलाइज करता है बॉन्ड फॉर्मेशन। कौन से 5, 1s 3p एंड 1p, इस तरह से टोटल 5 बन। बाकी आपको सेपर थ्योरी में हमने किया था 3 pcl बॉन्ड जो रहते हैं, जो इक्वेटोरियल पोजीशंस, इक्वेटोरियल कौन सी, अलोंग द जो कॉर्नर्स ऑफ अ ट्रायंगल रहते हैं, इस तरह से मान लीजिए ये वाले आपके ये वाले जो 3 है ये आपके इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कहलाते हैं। तो इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल जो रहता है इन केसेस में वो 120 डिग्री रहता है, ये 120 डिग्री है, इस साइड भी जैसे। और 2 रहते हैं लीनियर, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, इनका जो बॉन्ड एंगल रहता है ये 90 डिग्री रहता है। अब एक चीज और याद रखनी है कि इन केसेस में क्या होता है कि जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं ये लॉन्गर होते हैं, जबकि जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं ये शॉर्टर होते हैं। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर स्मॉलर एंड एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर। वो किस वजह से, रिपल्सिव इंटरेक्शंस जो टेक्स प्लेस करती हैं, बॉन्ड पेयर रिपल्शंस। जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं वो ज्यादा फेस करते हैं जिसकी वजह से उनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है वहाँ, और दूसरे केस में जो रिपल्शन है वो मिनिमम हो जाती है, इसलिए वहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ कम होती है। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर स्मॉलर रहते हैं देन एक्सियल बॉन्ड्स। इस तरह से आप कर सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट आपके पास है sp3d2। sp3d2 में क्या होगा, सिंपली 1s 3p एंड 2d ऑर्बिटल्स इंस्टेड ऑफ 1d ऑर्बिटल, अब 2d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। इनमें हम लोग एग्जांपल्स जो डिस्कस करते हैं वो आपके पास रहती है sf6 मॉलिक्यूल, sp3d2 में sf6 मॉलिक्यूल, ठीक है जी। इस तरह से आप लोग इसको डिस्कस करोगे, ठीक है। ये आप लोग इस तरह से इसको sp3d2 को इलेबोरेट करोगे, क्लियर। यहाँ पे फास्फोरस की गिवन हो गई है, यहाँ पे सल्फर की देनी है आपने। सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p4 ऐसे होती है, 3s2 सॉरी 3s2
3s2 3p4 है, ये सल्फर है बेटा, दिस इज नॉट फॉस्फोरस, दिस इज सल्फर, ठीक है जी, ये सल्फर कट कर लेना है इसको। तो सल्फर के केस में क्या होता है, 3s2 3p4 कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे एक्साइटेड स्टेट आएगी, मतलब जैसे ही 6 फ्लोरीन एटम्स ने अप्रोच किया सल्फर को, तो वहां पे टोटल 6 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। एक जाएगा 3s में से, एक जाएगा 3p में से, ये वाले जो हैं एक यहां से चला जाएगा 3s में से और एक 3p में से चला जाएगा। तो ये बन गया आपके टोटल 6 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जनरेट हो जाएंगे और बाद में 6 फ्लोराइड आयन अटैक करेंगे इसके ऊपर और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, टोटल 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो अब जनरेट हो जाएंगे। और 6 के केस में जब 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स रहते हैं तो उस केस में आपको पता है ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट आपके पास क्या बनता है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्मेशन टेक्स प्लेस हो जाती है इस तरह से, जहां पे 4 बॉन्ड जो रहेंगे वो अलोंग द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर इस तरह से, और 1 अबव द प्लेन एंड 1 बिलो द प्लेन, इस तरह से आप लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं। ये रहे, दिस इज SF6, ठीक है। बाकी ज्योमेट्रिकल जो इनके पास डिस्क्रिप्शन रहती है वो वही सेपरेट थ्योरी वाली देनी है, 60 एंड ईच 90 डिग्री, सर ईच 90 डिग्री रहता है, ईच बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। तो इस तरह से ये फॉर्मेशन होती है sp3d3। इसी तरह से एक और होता है, वो होता है sp3d3 का, ये sp3d2 का, sp3d3 उसमें हम लोग एग्जांपल देते हैं बेटा IF7 मॉलिक्यूल, IF7 मॉलिक्यूल ये रहती है। इसमें आयोडीन जो है वो आपके अपने जो आयोडीन की बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है 5s2 5p5, 5s2 5p5 आयोडीन की अगर बात करें ये रहती है। तो 5s2 5p5 के लिए अब यहाँ पे d ऑर्बिटल 5d तो प्रेजेंट है ही है, तो वहां पे s अपने इलेक्ट्रॉन को माइग्रेट करता है, ट्रांसफर करता है, उसी तरह से p करता है। IF7 फ्लोराइड आयंस फ्लोरीन एटम से अप्रोच करते हैं आयोडीन और ज्योमेट्रिकल बन जाती है पेंटागनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से, ये रहता है आपके पास आयोडीन की जो बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है वही ये 5s2 5p5 ये 2 है, ये 5 रहेंगे, 2 3 4 एंड 5 इस तरह से। और 5d है, हम पूरा बैक एंड रहता ही है वो, तो डी में टोटल 5 होते हैं इस तरह से। तो यहाँ से क्या हुआ, पहले तो ये वाले जाएंगे एक्साइट होके, एक पी चला गया, दूसरा पी चला गया, ठीक है जी। कितने हो गए, 2 ये हो गए, 5 हो गए, एक ये 5s वाला एक यहाँ पे शिफ्ट कर। तो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो आपके पास प्रोड्यूस हुए उस केस में वो कुछ इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये S1 बच गया, अनहाइब्रिडाइज्ड क्रिएट हो गए ना, ये P के 3, ये P के 3 आ जाएंगे आपके, और D के 3 यूज होंगे। 5 में से 3 जो है वो यूज कर लेगा आयोडीन अपने बैलेंस D सब शेल,
1 2 3 इस तरह से। तो अब जब हाइब्रिडाइजेशन होगी तो मतलब यहाँ पे आपके 7 फ्लोरीन एटम आके अप्रोच करेंगे, मतलब फ्लोरीन एटम का पी सबशेल इनके ऊपर क्या कर जाएगा, इंटरमिक्स हो जाएगा इनके साथ, और वहां से 1s ये वाला, 3p ये वाले एंड D3 ये वाली, ये आपकी नेट हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp3d3। यहाँ पे टोटल बन जाते हैं 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए जो ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट रहता है वो रहता है पेंटागनल बाइपिरामिडल, पेंटागनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। पेंटागन बनाएंगे पहले इस तरह से, ये आपका पेंटागन बन गया, दिस इज पेंटागन, ठीक है जी। यहां से आपके पास सेंट्रल एटम ऑफ आयोडीन है, ये आपके बन जाएंगे 5 आयोडीन फ्लोराइड बॉन्ड, ये वाले, ये 5 बन गए। 2 और रहते हैं, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, ऐसे इस तरह से आप ये पेंटागनल बाइपिरामिडल इसलिए क्योंकि 2 पिरामिड टाइप ज्योमेट्री बनती है, एक अबव और एक नीचे से, बिलो द प्लेन से एक अबव द प्लेन से। इस तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है बेटा जी। तो ये आपके पास नेक्स्ट 3 थी हाइब्रिडाइजेशंस, sp3d, sp3d2 एंड sp3d3। इनके बारे में आपने एक बार दोबारा से डिटेल डिस्क्रिप्शन कर लेनी है दोबारा।